तो इससे पहले वाली वीडियोस में हम बात कर चुके हैं कि कैसे मॉडर्न डे स्टार्टअप्स जो हैं वो वीसी से फंड रेज करते हैं, कैसे वो एक स्टार्टअप से एक कंपनी की जर्नी में जाते हैं और कैसे वीसीज जो हैं वो उनकी वैल्यूएशंस में, उनकी आईपीओ में उनको कैसे हेल्प करता है और उसके बाद उनके एस्टैब्लिश होने के बाद उनमें कैसे प्राइवेट इक्विटी जो है फर्म्स जो है उसमें इन्वेस्ट करती हैं। तो दरअसल आज इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि वेंचर कैपिटलिस्ट जो है इतना सारा फंड ला कहाँ से रहा है, कंपनी से इतना सारा फंड ला कहाँ से रही है इन्वेस्ट करने के लिए। तो दरअसल आपको आज ये पता चलेगा कि दुनिया की इकोनॉमी कैसे काम करती है। तो नमस्कार, मैं निमित कपूर आपको स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। तो आज आपको पता चलेगा ये कितनी बड़ी विराट और कितनी बड़ी एक गेम है स्टार्टअप और एक कंपनीज की गेम कितनी बड़ी है, कितनी ज़्यादा फंडिंग है इनके पास, कितने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के साथ एक काम करते हैं। तो आपको पता चलेगा ये कितना बड़ा एक समंदर है पैसे का। तो इसके लिए तो हमें गल्फ कंट्रीज की तरफ जाना ही पड़ेगा। अगर इतना सारा पैसा तो जो है वो शेखों के पास ही हो सकता है। तो सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, कुवैत जैसी कंट्रीज के पास जाना पड़ेगा। क्या है कि वहाँ पे जो है वहाँ पे रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है। वहाँ पे कोई ऐसा उनका कोई मिनरल नहीं है, उनके पास ना कोई फार्मिंग एग्रीकल्चर ऐसा, उनके वहाँ क्लाइमेट वगैरह भी ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ऐसा कुछ डेवलप या क्रिएट किया जा सके। लेकिन उनके पास एक ईश्वर की दी हुई कि ऐसी रिसोर्स है जो मतलब बाकी सबके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ मिल गई है उनको। भगवान ने उन्हें तेल के जो रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा दे दिए हैं, क्रूड ऑयल के रिसोर्सेज उन्हें दे दिए हैं। जहाँ पे वो खुदाई करते हैं वहाँ से वो तेल निकाल लेते हैं, वहाँ से उनको क्रूड ऑयल मिल जाता है, काला सोना। तो वहाँ के लीडर्स को अगर पैसा चाहिए होता है, वहाँ के लीडर्स को अगर थोड़ा भी पैसा चाहिए होता है तो वो क्या करते हैं, वो सीधा खुदाई करते हैं और खरबों रुपए तेल के फॉर्म में निकल आते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा एक इनको रिच करने का, एक बहुत ही ज़्यादा इन कंट्रीज को रिच करने का एक सबसे बड़ा रीज़न यही ही है। तो इतना अब इनके पास इतना सारा पैसा है, इतना सारा पैसा है कि इनको यही नहीं समझ में आता है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए अलग अलग चीज़ें, अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग स्टॉक मार्केट्स, फंड्स वगैरह देखती रहती हैं। यहाँ तक कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जो है वो सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया की दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉफिटेबल कंपनी है वो। तो और वो भी शायद अभी इंडिया में इन्वेस्ट करने वाली है, रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक $75 बिलियन की इन्वेस्टमेंट शायद हो सकती है फ्यूचर में। तो वो भी फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकती है इंडिया में। तो आप समझिए कि इनके पास जो ये फंड्स होते हैं वो इतने बड़े बड़े फंड्स होते हैं कि यहाँ तक कि कुछ फंड्स तो ऐसे होते हैं कि $500 बिलियन, $1000 बिलियन, मतलब अब ये समझिए कि $1 बिलियन में जो है वो 7500 करोड़ रुपीज होते हैं। तो यहाँ तक कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितने विशाल और कितने बड़े अमाउंट होते हैं जो ये किसी भी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं या किसी स्टॉक मार्केट में जब इन्वेस्ट करते हैं। तो ये एक ऐसे लोगों को ढूंढते हैं कि जैसे ऐसी कंपनीज को, इन्वेस्टमेंट बैंक्स को ऐसे ढूंढते हैं जो इनका ये पैसे मैनेज कर सके। प्राइवेट इक्विटी फंड मैनेजर्स ढूंढते हैं जहाँ पे वो उनके पैसे को ग्रो कर सके, क्योंकि अगर पैसा ऐसे पड़ा रहेगा तो वो डी ग्रो कर जाएगा, उसकी वैल्यू गिर जाएगी, उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। तो उसको इन्वेस्ट करने में ही फायदा है ऑब्वियसली। तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स को ये अप्रोच करते हैं ताकि वो उस सिक्योरिटीज में उसको डील करे या उसमें किसी स्टॉक मार्केट में, किसी पेंशन फंड में उसको पैसे को लगाए या डेरिवेटिव ट्रेडिंग में उनको प्रॉफिट बना के दे। उनको बेसिकली आरओआई से मतलब है, उनको अपने पैसे बढ़ाने से मतलब है। और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे फायदा होता है किसी कंपनीज में पैसा लगाने से। अब जो इन्वेस्टमेंट बैंक जो है एक ऐसी ही बात करते हैं, जापान के एक इन्वेस्टमेंट बैंक की बातें करते हैं जो कि जापान के सबसे रिचेस्ट बंदे के पास है, मासायोशी सोन के बारे में बात करते हैं, जो कि हेविली इन्वेस्ट करते हैं। उनका बेसिकली काम ये है कि स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना। तो मासायोशी सोन का जो बैंक का नाम है वो सॉफ्ट बैंक है। वो सॉफ्ट बैंक जो है उसमें उन्होंने एक विजन फंड क्रिएट किया जिसमें उन्होंने दुनिया भर के जो अमीर कंपनीज हैं या फंड्स हैं उनको लाने की कोशिश करी है। उसका नाम विजन फंड उन्होंने रखा। विजन फंड में जो उन्होंने वो सबसे पहले एप्पल को लेके आया। एप्पल एक बहुत ही ज्यादा कैश रिच कंपनी है। फॉक्सकॉन जो एप्पल के पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करता है। गोल्डमैन सैक्स दुनिया के टॉप इन्वेस्टमेंट बैंक में से एक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में से एक, उसको ले आया वहां पे। फिर उसके बाद वो सऊदी अरेबिया सॉवरेन फंड, जैसे मैं बात कर रहा था कि सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज बहुत ज्यादा हेविली इन्वेस्ट करती हैं ताकि उनका पैसा ग्रो कर सके, तो वो उनको ले आया। तो उन्होंने एक सबसे पहले विजन फंड 1 बनाया जिसमें जो फंड की वैल्यू थी वो $100 बिलियन थी, जिसमें $45 बिलियन जो था वो खाली सऊदी अरेबिया सॉवरेन फंड से ही आया था। तो 45% इन्वेस्टमेंट वहाँ सऊदी अरेबिया से आया था। तो
और उसके बाद उन्होंने दूसरी बार जब विजन फंड बनाया, उन्होंने फिर से इसको अनाउंस किया, तो इसमें फिर उन्होंने एप्पल को लेके आए, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को लेके आए, फॉक्सकॉन को लेके आए, माइक्रोसॉफ्ट को इस बार ले आए, और कजाकिस्तान फंड को भी ले आए। तो कजाकिस्तान का भी अपना फंड है, तो ऑलमोस्ट हर कंट्री का अपना फंड होता है, इसके बारे में बात करेंगे अभी। तो उन सबको ले आया, और इस बार जो फंड है वो पिछले वाले से भी ज्यादा बना, और इस बार $108 बिलियन का फंड बना। ये फंड जो है बेसिकली वो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने के लिए रेज करते हैं, ताकि वो स्टार्टअप, दुनिया भर के जितने भी स्टार्टअप्स हैं, जैसे अब टेक्नोलॉजी में इतना ज्यादा बूम है, तो वो चाहते हैं कि दुनिया भर के जितने भी टेक में जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जा सके, ताकि वो फ्यूचर में ये इंक्रीज करी जा सके। अब जैसे सॉफ्ट बैंक का जो इन्वेस्टमेंट है वो ओला में है, ओयो में है, पेटीएम, ऊबर, इंडिया के जितने भी स्टार्टअप्स हैं उसमें सॉफ्ट बैंक का शेयर है। यहाँ तक कि चाइना की बहुत ज़्यादा कम स्टार्टअप्स में उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, यहाँ तक कि वहाँ के ई कॉमर्स जाइंट में वो अलीबाबा में इनिशियल इन्वेस्टर थे, जो उनको एक बहुत ही ज़्यादा रिटर्न दिया है जिसने। और जब इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जब किसी कंट्री में होती है, तो वहाँ की गवर्नमेंट भी उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट भी चाहती है कि दुनिया की सारी इन्वेस्टमेंट जो है उसकी कंट्री में आए, ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, कंट्री की इकोनॉमी ग्रो कर सकते। तो एक इकोनॉमी ग्रो होती है, और एक स्टार्टअप फाउंडर को उसके स्टार्टअप को एक कंपनी बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। तो यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा एक इकोसिस्टम क्रिएट हो जाता है, स्टार्टअप इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है आजकल। तो आप ये समझ सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। और जैसे अब गवर्नमेंट के जो फंड है, सऊदी अरेबिया का जो फंड था, कजाकिस्तान का जो फंड था, तो उनको तो अपने ROI से मतलब है, उनको तो अपने पैसे बढ़ाने से मतलब है। तो ऐसे ही आपको कुछ और फंड्स के बारे में बताता हूँ जो बाकी कंट्रीज के हैं, जैसे सिंगापुर का GIC है, प्राइवेट इक्विटी फर्म के बारे में बताता हूँ, आबू धाबी डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो अडिया है, जिसने अडानी ग्रुप में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा है। यहाँ तक कि उसने पिछले साल जियो में इन्वेस्ट किया था, मुबादला हो गया, KKR जैसे प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हो गई, कजाकिस्तान, ईरान का अपना फंड है, रशिया का है, नॉर्वे इन्वेस्टमेंट फंड है, दुबई कॉर्पोरेशन फंड है, एक हांगकांग का अपना फंड है। तो ऑलमोस्ट हर कंट्री का कोई ना कोई फंड होता है, तो वो उसमें हेविली इन्वेस्ट करते हैं, उसकी स्टॉक मार्केट में, उसकी कंपनीज में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, ताकि उनका पैसा ही ग्रो हो सके और वहाँ की कंपनीज भी अपने आप बढ़ सके। तो ये कंपनीज खुद भी इन्वेस्ट करना चाहती हैं, और ये इन्वेस्टमेंट बैंक्स को भी अपना पैसा देना चाहती हैं, किसी फंड में पैसा डालना चाहती हैं, ताकि वो आगे इन्वेस्ट करके इनके पैसे को इंक्रीज करा जा सके। तो यहाँ पे इसको इस पैसे पे ROI मिल सके। तो मैं पक्का कह सकता हूँ कि अगर आपने पहले कभी सुना हो कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बारे में आपने कभी सुना हो कि वो इन्वेस्ट करेंगे, जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं कि वो किसी कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे, उस कंट्री का फायदा होगा, तो आपने ये जरूर सुना होगा। तो दरअसल यही वो लोग होते हैं, यही वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं किसी भी इकोनॉमी में। तो अगर आपको कोई बिजनेस है, आपका स्टार्टअप है, तो आप ऐसे कोई VCs को रीच आउट कर सकते हैं, या प्राइवेट इक्विटी में अगर आपका कोई एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है, क्योंकि प्राइवेट इक्विटी वाले तो बेसिकली वो एस्टैब्लिश्ड बिजनेस में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो उसी में इन्वेस्ट करेंगे। और VC जो है एग्रेसिवली स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि उनका जो उन्होंने इनिशियली वो पैसा लगाना चाहता है, ताकि वो छोटे इन्वेस्टमेंट से अगर वो स्टार्टअप बड़ा होता है आगे चल के, तो वो उससे मल्टीप्लाई कर सके अपने पैसे को। और आजकल तो इंडिया में इतना अच्छा एक स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है कि यहाँ पे जो जिनके पास पहले स्टार्टअप फाउंडर्स थे, वही अब इन्वेस्टमेंट फंड बना रहे हैं, वही फंड्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, ताकि जो इंडिया में और स्टार्टअप्स और बिल्ड हो सकते हैं, वो स्टार्टअप को फंड किया जा सके। यहाँ तक कि ओयो के जो फाउंडर हैं वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं स्टार्टअप्स में, फ्लिपकार्ट के फाउंडर इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ तक कि टाटा ग्रुप, रिलायंस वगैरह सब इन्वेस्ट कर रहे हैं। टाटा ने तो अपस्टॉक्स वगैरह में, स्नैपडील में, और पता नहीं पेटीएम में इन्वेस्ट कर रखा है। तो ये कंपनीज चाहती हैं कि इंडिया में और ज़्यादा स्टार्टअप्स बिल्ड हों, एक अच्छा इकोसिस्टम बिल्ड हो, कंट्री की इकोनॉमी ही बढ़े। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रही है स्टार्टअप्स की फंडिंग के लिए, उसकी इंक्यूबेटर्स क्रिएट कर रही है, गाइडेंस में, मेंटरशिप में बहुत ही ज़्यादा सेमिनार्स हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ऐसे रिबेट्स वगैरह दी जा रही हैं, डिजिटल स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट खुद ज़्यादा इंकरेज कर रही है कि स्टार्टअप्स बिल्ड हों, लोग जॉब सीकर से एक जॉब क्रिएटर की तरफ जाएं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी कि कैसे एक इकोनॉमी वर्क करती है कंपनीज की, कैसे फंडिंग कंपनीज में आती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। और आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं इकोनॉमी बेस्ड, बिजनेस बेस्ड, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।